नमस्कार तनुश्री जी। नमस्ते सर। आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आनंदम ट्यूटोरियल्स और बैंकविज की तरफ से कि आपका फाइनल सिलेक्शन एसएससी जेएसटी 2022 की परीक्षा के लिए हुआ है। आप थैंक अपने यू सो मच। परफॉर्मेंस के बारे में बताइए, अपने इस रिजल्ट के बारे में कुछ बताइए। सर मेरा फर्स्ट पेपर में 177.25 मार्क्स है और सेकंड पेपर में सर मैंने 116 मार्क्स स्कोर किए हैं। वाह। हम्म। और आपका मंत्रालय क्या, कौन सा विभाग मिला है और रैंक क्या है, इसके बारे में भी आप जरूर बताएं। सर मेरा रैंक है फिफ्थ। मैंने फिफ्थ रैंक होल्ड किया है और मेरा डिपार्टमेंट है सर एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स वायु भवन। वाह। आपका फिफ्थ रैंक है ऑल इंडिया लेवल पे। क्या बात है, जी बहुत ही सर। अच्छा अचीवमेंट है। आपको सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पद पर जाना है। सीनियर ट्रांसलेशन हम्म। ऑफिस। ये बताइएगा कि आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले आप बताएं, क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर करता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी एन इंस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर ऑल अदर्स। तो बताइए कि आपने जो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी जो गेन किया, कब गेन किया और किस तरह से गेन किया इस परीक्षा के लिए। सर मेरा ग्रेजुएशन हुआ है 2015 टू 18 इंग्लिश ऑनर्स से। सर मेरा 100 मार्क्स कंपोजिशन हिंदी था, जो सर एक आई थिंक नेसेशियल मतलब एसेंशियल हम्म। क्राइटेरिया है फॉर जेएचटी। एंड देन सर मैंने एमए किया है 2020 टू 2000 सॉरी सर 2018 टू 20 हम्म। इग्नू से सर। उसमें मेरा इंग्लिश इंग्लिश ही था सब्जेक्ट। अच्छा, ठीक है। एंड देन सर मैंने पीजीडीटी किया है 2020 टू 2021, वो भी सर इग्नू से। और अच्छा अच्छा, वही आपका सर। सेशन अलग था। सबसे पहले आपने पीजी कर लिया, इसके बाद फिर आपने पीजीडीटी को किया, जी है सर, ना। दोनों अलग अलग से। और आप ग्रेजुएशन में आपने कहा कि इंग्लिश ऑनर्स था और पीजी भी आपने इंग्लिश लिटरेचर में किया। क्या आपके जी ग्रेजुएशन में इंग्लिश के अलावा हिंदी भी एज अ सब्जेक्ट था क्या। यस सर, हमारा एक कॉम्पोजिशन होता था 100 मार्क्स का हम्म। हिंदी, तो वो सर लिया। वो MIL करके कुछ 2 इयर्स, यस सर, टू हाँ। इयर्स हिंदी टू पढ़ा। इयर्स आपका हिंदी था। हाँ, तब तो फिर तो आपका नोटिफिकेशन के अनुसार आप पूरी तरह से एलिजिबल हुए। जी सर। ये बताइएगा कि पीजीडीटी की ट्रांसलेटर एग्जाम्स की तैयारी क्या आप शुरू से कर रहे हैं, या आप अन्य तरह के भी एग्जाम्स को हाथ में लेकर के चल रहे थे। सर एक्चुअली ट्रांसलेटर के एग्जाम के बारे में पता चला सर 2019 के लास्ट के वक्त, हम्म। जब सर जब इग्नू आप में ही एमए ग्रेजुएशन के कर वक्त। रहे थे उसी समय आपको पता चल गया था, है एमए ना। एमए कर रहे थे अच्छा, सर, एमए के वक्त एम किसी ए फ्रेंड से कर रहे पता थे। चला। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हम्म। उस वक्त सर जेएचटी के बारे में पता चला, और उससे पहले सर नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, नेट वाह, इंग्लिश का। ठीक तो है। बहुत सीरियसली तो नहीं सर, सो क्रैक तो नहीं कर पाए वो एग्जाम, लेकिन फिर जेएचटी के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए सिंसियरली 2022 से, क्योंकि सर इसके पिछले साल में एक मतलब वैकेंट था वहाँ, उस वक्त नहीं आई थी वैकेंसीज। तो सर वो ईयर तो ऐसे ही चला गया, कोरोना के वक्त उतना कुछ हम्म। खास हुआ नहीं। फिर सर इस बार जब आने वाला था नोटिफिकेशन, तो सोचा कि प्रिपरेशन अच्छे से करके फिर अटेम्प्ट किया जाए, तो अच्छा सर इस वक्त हुआ। अच्छा, तनुश्री जी ये बताइएगा कि आपने कहा कि मैं नेट की तैयारी भी कर रही थी। नेट की तैयारी आप पहले से कर रही थी, आपने बाद में एसएससी जीएसटी का प्रिपरेशन करना शुरू किया। यस। नेट की तैयारी करने क्यों ये आपने स्ट्रीम क्यों चेंज किया। आपको क्या लग रहा था कि अंदर से कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा जा रहा था क्या, कि आपसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ लग रहा था। नहीं सर, बहुत सिंसियरली नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोरोना के वक्त 2020 के हम्म। वक्त ही नेट की भी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो सर उस वक्त बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा था, अच्छा। मतलब यस सर, थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा बेस बना हुआ सा लिटरेचर बहुत अच्छा वैसा भी नहीं कह सकते थे उस वक्त, और थोड़ा इधर उधर भी सर ध्यान था पढ़ाई पे उतना ज़्यादा नहीं कॉन्सेंट्रेटेड थे। तो सर हम्म। इसलिए फिर वो जाने दिए उस वक्त, क्योंकि सर प्रोफेसरशिप में जाने का बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं था, ऑफिशियल वर्क्स में ही ज़्यादा रुचि थी। क्या तो बात है, सर आप उसके बाद काफी फिर ईमानदारी पूर्वक हर चीज को बयां कर रहे हैं। ये सचमुच एक अच्छे कैंडिडेट की निशानी है कि जो नहीं हो पाया
सो बस उसे छोड़ दिया जाए, है ना। आपको ऐसा लगा होगा कि चलो चूंकि इसमें मैं सिंसियर उतना नहीं हो पा रही हूँ, इसलिए क्यों ना मैं स्ट्रीम को चेंज कर दूँ, और समय रहते हुए स्ट्रीम को चेंज कर देना ही समझदारी होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल। इवैल्यूएशन आप कर नहीं रही है कि मैं ऑनलाइन तैयारी कर रही हूँ तो शायद वो मुझे माहौल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी आप चरैवेति चरैवेति वाला जो कहावत है उसको आप चरितार्थ कर रही है कि बस चले चलो, इस तरह से नहीं होती है तैयारी। तो सिंस मेरा है कि आइदर यू किल इट और यू लिव इट, मतलब हाँ, बीच में कोई रास्ता नहीं कुछ है। नहीं रहता। हाँ, बीच में रहना कहने का मतलब इन डोलड्रम्स यदि आप रहते हैं तो फिर तो कंफ्यूजन वाली स्थिति है, और कंफ्यूजन में कुछ नहीं हासिल हो सकता है। आपने इस बात को यस। रियलाइज किया, इसके बाद आपने पूरी तरह से फोकस किया कि एसएससी जेएसटी की तैयारी करो। हम्म, यस। इसका क्योंकि इस मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट भी ठीक ठाक था। हम्म, तो 2020 में से उसमें भी पेपर वन में अच्छे ही मार्क्स थे, 156 थे। अच्छा तो अच्छा। इस बार से प्रिपरेशन के साथ दिया। हम्म, उस समय आप पहली बार जब एग्जाम दिए हुए थे उस समय आपको कैसा फील हुआ, क्या लगा आपको कि नेट नहीं होगा तो लेकिन मैं ए जरूर निकाल करके रख रहूंगी, तो ऐसा कुछ फीलिंग आई क्या? जी सर, ऐसा लगा क्योंकि लिटरेचर बहुत स्ट्रांग नहीं, लेकिन ग्रामर सर, ग्रामर अच्छा था मेरा, हिंदी हम्म ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। इस पे सर बेसिक जो चीजें हैं उस पे पकड़ सर बनी हुई थी। हम्म तो इसलिए सर, और मुझे बहुत इंटरेस्ट भी आता है ये सब चीजों में, मतलब ट्रांसलेशन वगैरह में, ऐसी चीजों में इंटरेस्ट भी है थोड़ा, थोड़ा अच्छा। प्रैक्टिकल लगता है ये फील्ड। तो हाँ सर हाँ। इसलिए फिर लगा कि शायद अच्छा रहेगा मेरे लिए इस फील्ड में स्कोप सही है। बात है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो लिटरेचर लिए हुए रहते हैं, वो उनके लिए कहा जाए इस तरह का एग्जाम काफी फेवरेट एग्जाम होता है, जी क्योंकि सर। आपको बस दो लैंग्वेजेस पर पकड़ रखनी होती है, हिंदी और अंग्रेजी। इसके बाद फिर निबंध है, हिंदी निबंध, अंग्रेजी निबंध, अनुवाद है, तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, इंटरेस्टिंग सेक्शंस है, और इसके कारण से ये लगा कि आप इसके लिए ही शायद बनी है, ऐसा फील हुआ। हम्म, एग्जैक्टली। यस सर, वैसा ही था सिनेरियो। अच्छा अच्छा। और इसके बाद आप लग गए, मेरे ख्याल से आप जैसा कह रही है कि पहले से ही आपका ग्राउंड बना हुआ था, पहले से ही आपका बेस बना हुआ था, हिंदी लिटरेचर भी आपका था, अंग्रेजी लिटरेचर भी आपकी अच्छी ही थी, तो जिसके कारण से आपको लगा कि नहीं मैं इसमें निकाल लूंगी, और फाइनली आप सेलेक्टेड भी हुए। आपका रैंक काफ़ी अच्छा है तनु जी, फिफ्थ रैंक है, ऑल इंडिया रैंक फिफ्थ है। और इस एसएसटी के लिए काफ़ी काफ़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, तो क्या आपको ऐसा लगा कि मुझे जाना है तो सिर्फ और सिर्फ एसएसटी के लिए ही जाना है, मुझे जेएसटी के बारे में सोचना नहीं, क्या पहले से ऐसा सोच करके चल रहे थे, या इत्तेफाक से नहीं आपको सर, मिल गया एसएसटी? सर प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हम्म, इनफैक्ट तब पता भी नहीं था कि जेटीओ, एसटीओ ये सारे एसएससी में ही आते हैं। हाँ। धीरे धीरे सर फिर जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो फिर तब फिर जब एक लेवल बनने लगा, प्रिपरेशन करते करते फिर लगा कि जब टेक्स्ट बुक वगैरह ऐप थे सर कई सारे, वहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तब से रैंकिंग अच्छी आ रही थी। तो फिर लगा सर कि जब रैंकिंग अच्छी आ रही है तो बस इसमें कोशिश करना है कि मार्क्स अच्छे आए, और पेपर वन में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, क्योंकि हम्म, सर मेन बात वही है कि पेपर टू हमारे हाथ में नहीं रहता, जो जैसा सब लोग रियलाइज कर रहे हैं। हम्म, पेपर वन हमारे हाथ में है सर। हाँ। तो तब भी सर बस मार्क्स अच्छे लाने पे फोकस रखा था मैंने, हम्म, और किसी चीज पे वैसा नहीं था सर क्या कि बात है। एसटीओ ही चाहिए, हम्म, वैसा नहीं था, वो हो गया। बस आपने बेस्ट देने का भरपूर प्रयत्न किया कि मुझे जी बेस्ट सर, वही देना है ना। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हाँ, रखना ऑनेस्टली ऑनेस्टी रखना है, और ऑनेस्टली यदि आप पढ़ाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपका बेस्ट रिजल्ट होगा ही। और जैसा कि आपने कहा कि पेपर वन वो पूरी तरह से अपना है, वह है। जी क्लोज एंडेड होता है, ओपन एंडेड जी। नहीं होता है, क्लोज एंडेड होता है, जिसका अर्थ यही हुआ कि आप इसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा, और आप यस। अंदाज लगा सकते हैं कि मेरा इतना सही हुआ और इतना मार्क्स आ ही जाएगा। यस। और ये अलग अलग तरह के टेस्ट मॉक्स देने के बाद आपको समझ में आ जाता है, आप खुद का मूल्यांकन क्या है कि कर लेती है, लेकिन यही पेपर टू जो है आपका वो ओपन एंडेड इन नेचर होने के कारण से ये पूरी तरह से एग्जामिनर पर डिपेंड करता है
कि वो कौन सा पैरामीटर्स को अप्लाई करें और उसके आधार पे आपको मार्क्स अवॉर्ड करें। बात सर आपने हमारा सही है। बस है कि हम पूरा अपना हाँ। जितना हमारा एफर्ट है वो लगा सकते हैं पेपर टू में, जो भी हम्म, हमारा थिंकिंग है उसको जितना हमने पढ़ा है वो सब चीज मोल्ड करके एसेज में डाल सकते हैं, हम्म। लेकिन बाकी सर एग्जामिनर सही बात है कि तो ये बताइएगा, पेपर वन तो आपने तो किया, अच्छी अच्छी तरह से किया आपने पेपर वन की तैयारी, आपने बेस्ट दिया, बेस्ट आउटपुट आउटपुट भी आपको मिला। कितना मार्क्स मिला था पेपर वन में आपको मिला है? सर 177.25 177। और आपकी कैटेगरी क्या है? से जनरल। जनरल कैटेगरी की है आप, 177 आया तो ऑब्वियसली आपका तो यू आर कैटेगरी वाला तो अच्छा मार्क्स है ना। तो आपको कभी ऐसा लगा कि मेरा जो पेपर वन में जो मार्क्स आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो क्या मैं पेपर टू के लिए थोड़ा कम भी मेहनत करूं तो भी मेरा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ऐसा कभी लगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट थोड़े से हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, 180 190 तक मार्क्स ले आते हैं, है ना कैंडिडेट्स, और उसके बाद वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब तो मेरा तो पेपर टू कम भी लिखेंगे, कम भी मार्क्स आएगा तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्या यह सोच लेकर के आप पेपर टू की तैयारी किए थे? नहीं सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेपर टू के से थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी, अगर वैसा कभी सोच नहीं था सर कि कम मार्क्स लाना मतलब कम ये करना है। मेरा मेन था सर मार्क्स ज्यादा लाना है, क्योंकि अगर पेपर टू में मार्क्स ज्यादा रहेंगे तो अच्छे डिपार्टमेंट्स या फिर अच्छे जगह या फिर हम्म। जहाँ हम चाह रहे हैं वहां पे हमें मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसलिए आपने पेपर टू के लिए भी उतना ही फोकस्ड होकर के तैयारी किया कि मुझे। पेपर टू के लिए सर शुरू से तैयारी चल रही थी, पेपर अच्छा वन के अच्छा। साथ साथ हाँ। अलोंग साइड, क्योंकि डेली ट्रांसलेशंस करना जरूरी थे। हम्म। फिर डेली ऐसे भी थोड़ा बहुत कभी कभी कर लिया कर रहे थे। तो हम्म। सर 60 to 70 ऐसेज इस तरह से जुगाड़ करना था उस वक्त। तो हम्म। सर वो एकदम से 1 महीने में या 2 महीने में नहीं हो सकता था, तो सर पहले से लगा हुआ था। क्या बात है, इस बात का रियलाइजेशन आपको पहले से था कि पेपर टू जो है ना वो अचानक नहीं उसकी तैयारी हो सकती है, इसके लिए आपको पहले से ही प्लान बनाना पड़ेगा शुरू से ही। बिल्कुल। आप पेपर वन और पेपर टू दोनों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत सारे लोग का क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थी एक गलतफहमी का शिकार होते हैं कि जब तक कि पेपर वन का मैं रिजल्ट नहीं पॉजिटिव कर लूं तो पेपर टू की तैयारी करने से क्या फायदा। ये तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर ये सोच मेरा भी था 2020 के वक्त। सर वही है कि सिंसियरली उस वक्त लगे हुए नहीं है वो लोग। हम्म। अगर कोई सिंसियरली एक एग्जाम के पीछे ही लग जाए तो सर वो सोचेगा कि इस एग्जाम में मेरा कहीं एक भी गलती ना हो मेरे से। हाँ हाँ। क्योंकि सर जब लगे हुए हैं पूरी तरह तो पूरी तरह लगे। सही यही है बात है। सर मेरा तो। नहीं, ये चीज बताइएगा कि ये जो है ना गलत सोच है ना बच्चों की, कि पेपर वन को आइसोलेशन में लेकर के चलते हैं, पेपर टू को भी अलग थलग, दोनों को साथ में प्रिपरेशन नहीं करते हुए सोचते हैं कि पेपर वन का हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा तभी तो हम पेपर टू की तैयारी करेंगे ना, नहीं तो पेपर टू की तैयारी नहीं अभी सर से करेंगे तो बेकार हो जाएगा, गलत मेरी पढ़ाई, मेरा समय ऐसा नहीं बर्बाद हो है, ऐसा जाएगा। सोचने तो में क्या मुश्किल है जी। हाँ, तो क्या ऐसा नहीं। ऐसी सोच सही है या गलत सोच है? सर गलत है, ये ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा हो सकता है, और ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो मुश्किल है थोड़ा सा, कहीं ना कहीं फिर स्लिप करने के चांसेस रहेंगे। तो सर एक भी चांस नहीं देना है स्लिप करने का। हाँ तो सर जरूर। उसके साथ ही अगर तैयारी करें तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, दोनों की तैयारी करना है साथ में। और नॉलेज विल नेवर गो इन वेन, ज्ञान यस। कभी भी बेकार नहीं जाता है। और पेपर टू की तैयारी शुरू से करें तब इससे पेपर वन भी दुरुस्त होगा, और पेपर टू तो दुरुस्त तो हो ही रहा है। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि आप पहले से ही शुरू से ही आप पेपर टू पर भी ध्यान दे रही थी, तो किस तरह से आप ध्यान दे रही थी आप? देखिएगा पेपर टू का जो ऐसे का जो पोर्शन है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स पर काम करने होते हैं। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, हर तरह का ज्ञान होना चाहिए, हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो ट्रेडिशनल टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज हो, चाहे वो करंट इवेंट्स से रिलेटेड टॉपिक्स क्यों ना हो, हर तरह के टॉपिक्स पर आपको फोकस करने होते हैं। तो ये बताइएगा कि ऐसे के सेक्शन को आप किस तरह से लेकर के चल रही थी? आपको क्या लग रहा था कि किस तरह से आप कॉन्फिडेंट फील कर रही थी कि एग्जाम में
कोई भी शीर्षक क्यों ना आवे, मैं टैकल कर ही लूंगी और बहुत अच्छी तरह से टैकल कर लूंगी। इसके लिए क्या आपकी रणनीति थी? सर सबसे पहले तो जो भी क्लास में ऐसे के टॉपिक्स देख रहे थे या फिर सर ग्रुप वगैरह या फिर कई प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे ऐसे के टॉपिक्स देख रहे थे सर। हम्म। तो उस वक्त बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो मैच कर रहे थे, जो कि बहुत लोग बोल रहे थे। वैसे टॉपिक से पहले पिकअप किए, तो वो सब टॉपिक को हर एक जगह से, जैसे गूगल में पहले तो जहां जहां से इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसके बारे में, वो सबका एक नोट्स बना लेते थे, शॉर्ट नोट्स कि इस टॉपिक में ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा अच्छा। तो वैसे एक बहुत लिमिटेड टाइप का एक नोट्स बन जाता था। हाँ हाँ। फिर उसके बाद सेकंड था कि उसको सजाना है, हाँ उस जरूर। सारे पॉइंट को। तो सर एक इंट्रो देना है अच्छा सा। तो हाँ सबसे पहले फिर सोचते थे कि इसे को किस वे में लेके जाना है, क्या सोच रख रहे हैं, क्या अप्रोच है उस टॉपिक को लेके, मेरे हाँ क्या आइडियाज हैं। फिर वो चीज क्लैरिफाई कर लेते थे। वो क्लैरिफाई करने के बाद सिर्फ फिर इंट्रो अच्छा एक बन जाता था, और फिर जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी मेरे मतलब क्लैरिफिकेशन में जो भी थॉट्स आए हैं, उसको सर नोट डाउन, फिर हाथ फिर चलाना पड़ता था, फिर लिखना है। फिर सर एक प्रॉब्लम था कि उसको मेरे को सजाने नहीं आता था, कि पहले इंट्रोडक्शन फिर बॉडी फिर कंक्लूजन, तो तब तो ठीक था, लेकिन ऐसे भी दिखने में सुंदर लगना चाहिए। वो प्रॉब्लम था फिर मेरा, कि एक पेन से बस लिख रहे हैं घिसट के। तो सर फिर बाद में कुछ टॉपर्स की कॉपीज वगैरह देखे कि वो लोग कैसे लिख रहे हैं क्लास में या फिर और ग्रुप्स वगैरह में। तो फिर सर पता चला कि इसको थोड़ा और सुंदर से लिंक, जो भी हमारा लिटरेरी एबिलिटीज है उससे कुछ वर्ड्स अच्छे पिकअप करके, फिर ब्लैक एंड ब्लू पेन अगर यूज कर सकें तो बहुत अच्छा है, कोटेशन वगैरह पिकअप करके। तो सर कई तरह से उसको सजाने का फिर प्रोसेस स्टार्ट किया। तो पहले एसेज ऐसे ही चलिए। एक रफ बना ले रहे थे स्टार्टिंग में, फिर सर इधर एग्जाम से पहले वो सब बैठ के फिर रिवाइज किए, उसको सजाए, फिर सर थोड़ा रिवाइज वगैरह किए ऐसे को। क्या बात है। तो बात सही है कि कुछ इसी तरह से ही स्ट्रैटेजी बनाने की आवश्यकता होती है कि देखिएगा कि टॉपिक्स जितना ज़्यादा करें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हर एक टॉपिक पर आप 500,000 शब्दों में आप नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहले आप मेमोरी पॉइंट्स लिख ले, मेंशन कर ले, बिल्कुल सर, है ना। सारे बुल टॉपिक्स हाँ में पॉइंट्स पिकअप करने हाँ पड़ेंगे, याद हाँ करने पड़ेंगे। जरूर जरूर, उसमें कुछ तथ्य और आंकड़ों का आप लिस्ट बना ले, उसमें डाले। इसके बाद फिर क्या करना है कि आपको बस अपने सोच का विस्तारीकरण करना है ना। जी। आप उसको एक्सपेंड करिए, देन एवरीथिंग विल बी ओके। और स्पीड भी एक फैक्टर है सर, स्पीड भी बहुत कम रहता है बहुत लोगों का, मेरा भी स्पीड बहुत ही कम था। तो सर उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए अलग से प्रैक्टिस चाहिए। एक तो हो गया हम कि ऐसे प्रिपेयर किया हुआ है, फिर सर उसी ऐसे को हमको 2-3 बार लिखना पड़ेगा उस स्पीड हाँ जरूर स्पीड को जरूर। लाने के लिए। तो सर वो सब प्रैक्टिस करना पड़ा, तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है, तो फिर क्या इसलिए आप फिर ऑनलाइन ही सिर्फ सहायता लिए हुए थे, जैसे गूगल वगैरह का ऐसे टॉपिक के लिए? क्या आप न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ा करते थे? न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर से या मैगजीन्स? बहुत ज्यादा नहीं, रेयरली। अच्छा अच्छा। न्यूज़पेपर तो बहुत ज्यादा सिंपली आपने क्या नहीं। किया होगा कि आप सीधा ऐसे के टॉपिक्स को आपने लिया, उठाया। उसके बाद ऐसे के टॉपिक्स पर आप पॉइंट्स मैनेज करना शुरू कर दिया, है ना। उसको उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया, उसका आपने एक छोटा सा नोट्स बना लिया। इसके बाद फिर आप उसको फिर उसे सजाना शुरू कर दिया, उसमें आप परिचय दिए, फिर उसके बाद विषय विस्तार दिए, उसके बाद फिर आपने निष्कर्ष वगैरह दिया। और इस तरह से वो अपने बाद में काम करिए। तो ये बताइएगा तनुश्री जी कि कितने टॉपिक्स इस तरह से आप तैयार कर चुके थे एग्जाम तक? फिर आई थिंक more than 65 रहा होगा, 65 to वाह, 70। है ना? तो 65 जो भी टॉपिक्स आपने सारे का जो तैयारी किया हुआ था, तो आपको ऐसा लगने लगा था कि अगर एग्जाम में कोई भी टॉपिक नहीं आया, जो भी तैयारी करके गए नहीं आया, तो जो भी मैं 65 टॉपिक्स पर मैं प्रिपेयर करके रखी हूँ, तो उसको हम अच्छी तरह से सजा देंगे, कुछ पॉइंट्स वहां से उठाएंगे, कुछ पॉइंट्स दूसरे शीर्षक को उठाएंगे, और इस तरह से मैं एक अच्छा ऐसे तैयार करके आऊंगी। तो ऐसा सोच रखे हुए थे? जी सर, था कि कहीं ना कुछ तो मिल ही जाएगा, क्योंकि हम्म। मर्ज करना है बस। बस मर्ज करना है ना। जी सर, हाँ हाँ। कुछ ना कुछ मिलना चाहिए हाँ तो और ये मिला भी।
जैसे हाँ। ऑनलाइन के ऊपर 2 एसेस था सर। तो हम्म। ऑनलाइन इधर कोरोना वगैरह था तो ऑनलाइन के बारे में मैंने हाँ, बहुत एसेस किए हुए थे। जैसे वर्क फ्रॉम सर वो होम वाला हेल्पफुल था, लगे। है ना? तो उस सब चीजों जी को सर। आप बस मिक्स अप करके आपने बनाया, सजाया दिया एक अच्छा सा ऐसे। वेल, जी सर। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द ऐसे राइटिंग। ये बताइएगा कि अनुवाद के खंड में आपको कहाँ कहाँ समस्या आई, और उन तमाम तरह की समस्याओं को आप ओवरकम कैसे की? सर ट्रांसलेशन तो थोड़ा-सा टफ था क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे थे सर जो एग्ज़ैक्टली उस वक़्त हॉल में मन में नहीं आते और बहुत सारे वर्ड्स हमने जानने भी नहीं होते हैं हम्म। कि कुछ हार्ड वर्ड्स होते हैं। एक कॉमन सा आइडिया, एग्जाम को छोड़ दीजिए, एग्जाम कि आप ट्रांसलेशन के खंडक में आप किस तरह से दक्षता को प्राप्त किया? सर ट्रांसलेशन में जो भी क्लास में हमारे ट्रांसलेशन हम्म। डेली हो रहे थे, वो सर हम्म। कर रहे थे और उसके साइड बाय साइड एनसीईआरटी से अच्छा अच्छा। एनसीईआरटी के बुक्स से 9th 10th का बुक्स उठा लेते थे और कभी-कभी हिंदी, इंग्लिश दोनों में रहता है डुअल लैंग्वेज में, एसएसटी हम्म। के बुक्स पे। तो उनमें से कुछ चैप्टर्स उठा के कभी कर रहे हैं, कभी सर हम्म। किसी स्टोरी को अगर मन किया तो बैठ गए स्टोरी करने के लिए। फिर कभी-कभी सर पोएम्स वगैरह भी ट्रांसलेट कर रहे हैं। अगर हम्म। मतलब ट्राई कर रहे हैं ट्रांसलेट करने का हिंदी टू अच्छा अच्छा। इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। वो सब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है सर। अगर एक हम्म। तरह का ट्रांसलेशन करेंगे जैसे टेक्निकल टर्म्स से रिलेटेड या हाँ, फिर किसी मतलब साइंटिफिकल कुछ ट्रांसलेशन बोरिंग हो सकता है सर। तो उसके साथ उसको थोड़ा-सा अपने वेराइटी इंटरेस्टिंग को चुना जी करता सर, था, है ना? हाँ वैरायटी हाँ। अलग अलग तरह का पैसेजेस को आप उठा लेते थे। जी सर। लेकिन ओके। डेली ट्रांसलेशन करना ये एक संकट हाँ था हाँ, कि ये एक जरूरी दिन था। जाने नहीं देंगे। हाँ हाँ जी सर। हाँ, ये बहुत अच्छी बात थी। वेल, ये बताइएगा तनुश्री जी, क्या आप एक वर्किंग गर्ल है या पूरी तरह से डेडिकेटेड रही है पढ़ाई के ही प्रति? सर वर्किंग नहीं है मेरा, बस पढ़ाई अच्छा, ही चल रही है सिर्फ सर। पढ़ाई चल अभी रही भी थी। सर इनफैक्ट बीएड में एनरोल्ड है तो सेकंड ईयर चल रहा है बीएड का। तो ये बहुत सारे बच्चों लोगों का ये पता नहीं क्या सोच करके करते हैं कि चलो ये नहीं होगा तो इसको पकड़ो, वो नहीं होगा तो उसको पकड़ो। ठीक उसी तरह से है जिस तरह से कि जो है आप लोगों का मतलब अब कई सारे देवताओं की पूजा करो मंदिर में, अगर ये भगवान नहीं सुनते हैं, ये देवता नहीं सुनते हैं, तो वो देवी से प्रार्थना करो, शायद वो कुछ दे दे। हाँ? तो जी क्या सर। यही सोच करके आप अलग, पहले आपने देखिए नेट की तैयारी किया, आप शायद बैंक वगैरह का भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो भी कुछ एग्जाम दिए होंगे, हाँ? सर एग्जाम तो नहीं दिया, ग्रेजुएशन के लेकिन वक्त में दो तीन एसएससी मंथ्स सीजीएल दिए वगैरह थे। भी शायद उसके बारे में भी आप सोच रहे होंगे। नहीं सर वो सब के बारे में नहीं क्योंकि मैथ्स से सर तो थोड़ा सा बीएड मुझे करने का क्या यहाँ पर आपकी इच्छा थी, क्यों बीएड करना चाह रहे थे? तो क्या आपका प्रोफेशन ऐस चाह रही थी कि मेरा मैं एक टीचिंग प्रोफेशन में जाऊं, ऐसा सोच करके तो जरूर कर रही होगी। नहीं सर बीएड एक्चुअली थोड़ा सा था फैमिली प्रेशर की एक साइड से एक सपोर्ट के लिए अच्छा अच्छा। बैकबोन के लिए करते रहना है हाँ, साइड से वही कुछ मैंने एक बताया कि एक कॉमन सी वेस्ट नहीं थिंकिंग हो गई जाएगा। है कि चलो ये नहीं होगा तो कम से कम एक आजकल ये बैकअप चीज है सपोर्ट सर। रहेगा, हाँ, एक टेक्निकल कोई भी अपॉर्चुनिटीज चीज को। एक्सप्लोर करने हाँ में हाँ हाँ लगे हाँ। होते हैं लोग लेकिन फिर लेकिन भी आप अपने आप में एक रखना है कि मुझे इसके लिए अच्छे से तैयारी करनी है नहीं तो हम्म। फिर मुझे लेकिन आपकी उसमें कोई इंटरेस्ट ज्यादा नहीं था बीएड में? नहीं सर बहुत इंटरेस्ट नहीं था अच्छा to be अच्छा अच्छा। honest। तो देखिएगा, अब आपका तो सफल चयन हो गया है। आप एक अच्छे विभाग में आप जा रही है। ये बताइएगा कि इसके बाद भी आप ऐसा सोच रही है कि एसएसटी तो मिल गया, अब इसके ऊपर तो और कोई तो एग्जाम होता नहीं है, ठीक है? यदि आप अनुवाद परीक्षा की बात करते हैं, एसएससी जीएसटी के की यदि हम लोग बात करते हैं, तो ये बताइएगा कि क्या इसके बाद भी आपका कुछ ऐसा प्लानिंग है कि आप इसके ऊपर के कुछ एग्जाम्स के बारे में सोचिए, उसकी तैयारी करें? फिर एकेडमिकली अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं लेकिन यहाँ रुकने का नहीं है सर। अच्छा। आगे सोचा मतलब एक है कि सिविल सर्विसेज हैज ऑलवेज बीन समवेयर इन माय हार्ट। तो सर मे बी उसकी प्रिपरेशन अब बहुत टफ है सर। पहले हम्म। किया था ग्रेजुएशन के वक्त पे 6 मंथ्स लगभग।
फिर से हम्म। छोड़ दिया था। तो मे बी उसको परस्यू करो, अदरवाइज सम कल्चरल एक्टिविटीज विच आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन, वो सबसे परस्यू कर सकते हैं। अच्छा, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज में आपका इंटरेस्ट है, वो आपकी हॉबी जी सर, है वो ना? हॉबी है, वो अच्छा अच्छा। तो अच्छा से उसको कर आप सकते परस्यू करना चाहती है ना? तो कल्चरल है, जो आपका हॉबी है, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो हॉबी है, तो किस तरह की वो हॉबी है? सर। कथक से मैंने सीसीआरटी स्कॉलरशिप वगैरह लिया था, और 7 ईयर्स से मैंने मतलब 7th ईयर तक डांस सीखा, कथक सीखा है सर, एमए वगैरह किया अच्छा। हुआ। हम्म। तो उसमें से कई परफॉर्मेंस वगैरह क्या देते थे, लेकिन आपने सब। कथक में एमए किया? क्या वो अच्छा, जी सर। कथक में आपने एमए किया है? जी सर। वाह। कथक। तो आप काफी दूर तक आप गई है कथक में, इस तरह के कल्चरल एक्टिविटी में, और काफी अच्छी चीज है कथकली। तो ये बताइए कि आप इसी को करियर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आप एमए किए, आप जस्ट हॉबी को मान करके आप नहीं चल रही थी, आप इसमें आगे बढ़ते जा रही थी। तो क्यों नहीं आप इसे हॉबी के रूप में ना देख करके इसको अपने प्रोफेशन के रूप में, अपना करियर के रूप में आपने इसको क्यों नहीं देखा? सर, ये जब एमए किए थे सर, तब 12th क्लास में ही थे। तो बचपन से लगे हुए थे सर, लेकिन वो एकेडमिक्स के साथ साइड बाय साइड हो रहा था हम्म। उसमें, क्योंकि उस वक्त था होता है पहले लोगों का कि पहले एकेडमिक्स में एक्सेल करना है। तो सारे लोग कर रहे थे, सारे पेरेंट्स का, तो सर उसमें एकेडमिक्स अच्छा था। तो सर तब तो 11th 12th के टाइम पे तो लगता था कि दो, उस वक्त केवल हम लोग के वक्त पे दो चीज लोग जानते थे, हम्म। इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल। हाँ, सही बात है। ठीक है, तो साइंस लिया था 11th 12th में, अच्छे, बहुत अच्छे मार्क्स थे सर, उसमें भी मेरे 92% आए थे 12th में। तो सर लगा कि साइंस में भी अच्छा कर सकते हैं। बट सर फिर डीयू में इंग्लिश में हो गया, पीएचडी में इंग्लिश में हो गया। तो फिर सर लिटरेचर अच्छा था हमारा, तो फिर सर उस वक्त से फिर लगा कि नहीं, साइंस में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम्म। एकेडमिक्स ही मेन स्ट्रीम में रखना है। डांस तो सर है हॉबी, लेकिन सर उसमें अभी भी इंडिया में हमको लगता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा खोजना नहीं है, पड़ता है, खुद एक्सप्लोर खोजना करना। पड़ता है। हाँ हाँ। और मिडिल क्लास से होने वाले लोगों को एक बैकबोन चाहिए होता है किसी भी फील्ड में हम्म। जाने से पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए। इसलिए एक बैकबोन तलाशना जरूरी था हाँ। इसके, फिर और पढ़ाई में। और आप समय रहते आपने इस बात को रियलाइज किया कि मेरे पास बैकबोन नहीं है, और साथ ही साथ ये आपको काफी एक्सप्लोर करने पड़ते हैं, आपको खुद करियर को तलाशना पड़ता उस समय, है ना? उस कल्चरल एक्टिविटी में, वो जो आपकी हॉबी भी रही है। तो इस कारण जी से सर। आपने सही समय पर डिसीजन लिया, और सबसे पहले आपने यह सोचा कि पहले समाज में एक निच को प्राप्त कर ले, एक सेफ जगह को प्राप्त कर लें, इसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे। और यही सोच को लेकर के आप अभी कह रही है कि अब मैं वहाँ पर आशित हो जाऊंगी, तब मैं अपने अपना जो हॉबी है उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगी, जिस तरह से मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा वहाँ पर, जिस तरह से मुझे समय मिलेगा। हालांकि सरकार इसको प्रमोट करने के लिए डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, और आपको वहाँ पर भरपूर मौका भी मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। यस सर, फ्यूचर हाँ विल डिसाइड दैट। हाँ यस हाँ। सर। वेल, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ जानकारी मिली। जो भी सुन रहे हैं इनके इस हर तरह की बातों को, तो कहा जाए तो ये बहुत सारे लोगों की माइंड सेट होती है कि तैयारी करने के क्रम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ कहाँ थोड़ा भटकाव आता है। उन तमाम तरह की चीज़ों को जानते हुए, समझते हुए, सही टाइम समय पर डिसीजन लेना, वह सफलता का परिचायक बनता है बाद में। तो इस कारण जी से सर। समय पर हर तरह के डिसीजन लें, ये नहीं कि आप इस बात पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े कि चरे वेती, आप ऑनेस्टली काम नहीं कर रहे हैं, आप कितना ऑनेस्ट एक्सप्लोर अपनी। करते रहे, एक्सप्लोर हाँ, बहुत सारी चीज करें, लेकिन एक चीज के पीछे आप पीछे पड़े रहें। लगे रहें, और जो भी काम करें काफी ऑनेस्टली करें, खुद से पूछें कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ, वो उसका उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, कौन है डेस्टिनेशन,
क्या डेस्टिनेशन से भटकाव आ जाएगा मेरा, है ना। तो काफी जो है सो अपने खुद से जरूर ये खुद पूछना को है। समझना हाँ, है। खुद को जी, समझना है, खुद का मूल्यांकन अवश्य करना है और फिर राइट डिसीजन लेना है राइट टाइम पर। बिल्कुल, यस सर। चलिए, लास्ट मैसेज आप वैसे कैंडिडेट्स को क्या देना चाहेंगे जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको किस तरह से आप कहेंगे तैयारी करने के लिए। हालांकि आपने तो सब चीज़ तो बता ही दिया, मेरे ख्याल से आपसे तो उन लोग तो इंस्पायर तो होंगे ही, कहीं ना कहीं गलत डिसीजन या ऑनेस्टी नहीं दिखाने के कारण से सफलता नहीं मिलती है। फिर भी यदि आप अंत में कुछ संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को तो अवश्य दें। सर मैसेज यही रहेगा सर कि अगर इस बार नहीं हुआ तो सर नेक्स्ट बार होगा। और सर ट्रांसलेशन में कई सारे एग्जाम्स आते रहते हैं, हम्म, तो किसी ना किसी एग्जाम में सर अगर आप ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हैं हो ही जाएगा। सर तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाती है, कोई भी सही बात पढ़ाई है। वेस्ट नहीं जाती है। तो वो हम्म, सर काम पे लगेगी, ठीक काम पे हम्म, वो आ जाएगा। सर उस चीज को लोग अभी डिमोटिवेटेड बिल्कुल ना हो, बस आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हम भी सर बहुत बार फेल हुआ है, तभी जाके सीखा है कि हाँ हम्म। एक चीज में लगना है। तो सर वो हो जाता है, टाइम आने पे बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, इस कोटेशन पर आप थोड़ा सा टिप्पणी करें, फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। फेल्योर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। सर बिल्कुल फेल्योर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस, क्योंकि सर जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था, एक वो एडिसन, एल्वा एडिसन। एल्वा एडिसन, हाँ। सर यस सर, उन्होंने कहा था कि मुझे इतने सारे वेज पता हैं जो कि मुझे नहीं करने हैं। हम्म, इतने सारे वेज मैंने एक्सप्लोर किए हैं, उसका नॉलेज मुझे है, इसलिए मैं स्लीप कम करूंगा। लेकिन हम्म। सर अगर आप सिर्फ सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, तो आप सिर्फ आप जब स्लीप करेंगे तो सर आपको फिर उठने के लिए जोश थोड़ा सर हाँ, लाना पड़ेगा। लेकिन सर जो फेल हो चुका है उसमें सर जोश ज्यादा रहता है, साथ ही साथ उनके पास अनुभव भी तो ज्यादा होता है। जो अनुभव ज्यादा फेल रहता होते हैं उनके पास अनुभव भी ज्यादा होता है, और कहा जाए तो सफल व्यक्ति से ज्यादा अनुभव असफल व्यक्ति से ज्यादा प्राप्त होता है, है। जी क्योंकि बिल्कुल। वे सारे तरह की चीजों को जान चुके होते हैं जिनकी वजह से असफलता प्राप्त होती है। तो जो भी जी सर, वो कैंडिडेट, दूसरे को बता सकते हैं सही कि बात ऐसे है। नहीं करना। हाँ, इसलिए जो भी कैंडिडेट सुन रहे हैं तो उनको ध्यान में यह रखना है कि आपको ये जानना है कि आपको असफलता क्यों मिली, क्या कारण रहा। आप अपने सीनियर्स के थ्रू से ज़रूर जानिएगा, और तनुश्री जी से और जितने भी सफल छात्रों से भी ज़रूर सुनिए कि उनकी असफलताएं कहाँ रही, कि क्या क्या डिसीजन उन्होंने लिया जिनके कारण से उनको असफलता मिली। उनसे आपको सीखना है और उसके आधार पे रणनीति बनाते हुए आपको आगे बढ़ना है, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। बिल्कुल। तनुश्री जी, फिर से आपको बहुत बहुत ही बधाई हो और आपके स्वर्णिम भविष्य की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक वेरी मच फॉर कमिंग।